जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक पांडे है और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी। साथियों, एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज का ये जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पार्ट 2 है। आज हम लोग इसको डिटेल में करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों के साथ। साथियों, कल का वीडियो हम यहीं पे रोक दिए थे, आज यहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बताइए। 4 विकल्प है आपके सामने। आपको ये बताना है कि प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त कौन सा है। देखिए मेरे भाई, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त जो है उसका नाम है मेरियाना गर्त। विकल्प सी सही है मेरे भाई। यह सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 से लिए गए हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, मेरियाना गर्त जो है ना वो पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात स्थान है। मतलब अभी तक जो खोजा गया है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरे भाई, इसकी सबसे गहरी जगह जो है ना उसको कहते हैं चैलेंजर द्वीप। ठीक है ना, क्या कहते हैं? चैलेंजर द्वीप कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 36,070 फीट है इसकी गहराई। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 से लिए गए हैं। सवाल ध्यान रखिएगा, एक सवाल के पीछे कई जवाब आपको मिल रहे हैं। सवाल पूछा जाए मेरियाना गर्त, दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त। साथियों, अभी तक ज्ञात सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस सागर में है? तो प्रशांत महासागर में। साथियों, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। सवाल पूछा जाए मेरियाना गर्त का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो चैलेंजर द्वीप है। साथियों, सवाल ये पूछा जाए मेरियाना गर्त कितना गहरा है, तो 11,034 मीटर इसकी गहराई है। और फीट में बात करें तो 36,070 फीट इसकी गहराई है। मेरे भाई, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात भी आप जान लीजिए कि सुंदर गर्त, जिसे जावा गर्त कहते हैं, यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर का जो मेरियाना गर्त है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। लेकिन हिंद महासागर, अगर सवाल ये पूछा जाए कि हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन है, तो सुंदर गर्त या जावा गर्त। साथियों, वहीं अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान पूछे तो प्यूर्टो रिको गर्त है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं हम दक्षिण प्रशांत महासागर की अगर चर्चा करें तो आटाकामा गर्त, जिसे पेरू चिली गर्त कहते हैं, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। वहीं उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। मेरे भाई, अगर महासागरों के क्रम की बात करें हम क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे जो बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर जो है मेरे भाई वह है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल ये है मेरे भाई कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह किस देशांतर का अनुसरण करती है? 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताइए कौन सा विकल्प सही है? ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर। मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण करती है। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच गुजरती है और इस रेखा को पार करने पर तिथि यानी तारीख, दिनांक में परिवर्तन होता है। मेरे भाई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी जान लीजिए। कई बार हुआ क्या है मेरे भाई कि जल संधि और द्वीपों को एक ही देश या क्षेत्र में रखने के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको कई स्थानों पर पूर्व या पश्चिम की ओर मोड़ा गया है, यानी टेढ़ा किया गया है। जैसे बेरिंग जल डमरू मध्य के पास, ठीक है ना, ये एक उदाहरण है। साथियों, जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर, या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जिससे दुनिया का समय यानी जीएमटी तय होता है। यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ठीक है ना।
साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम पूरब से पश्चिम पार करते हैं तो एक दिन जोड़ा जाता है, यानी पूरब से पश्चिम जाने पे एक दिन प्लस हो जाता है और पश्चिम से जब पूर्व आते हैं तो एक दिन माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल ये है मेरे भाई कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? क्या बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, ऑडोमीटर है, लेक्टोमीटर है? बताइए मेरे भाई। देखिए, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ध्यान रखिएगा, भूकंपीय तरंगों के कंपन को मापने और उनका ग्राफ तैयार करने वाले उपकरण को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। ठीक है ना, भूकंप की जो तीव्रता होती है वह रिक्टर पैमाने यानी रिक्टर स्केल पे मापते हैं, लेकिन भूकंप मापने का उनका जो ग्राफ पैमाना उपकरण होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है ना। साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। साथियों, यदि आप बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी कर रहे हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। देखिए मेरे भाई, बात करें बैरोमीटर की तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हाँ, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। वहीं हम लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो दूध की शुद्धता और घनत्व मापने के लिए। वहीं पे मेरे भाई हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। ध्यान रखिए, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। जब भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप का उद्गम जो केंद्र होता है उसे फोकस कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए, बैरोमीटर वायुमंडल दबाव मापने के लिए, ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और घनत्व मापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता के लिए, ठीक है ना, और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता के लिए। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, करोसियो धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राजील धारा। मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा लेब्राडोर धारा, विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, लेब्राडोर धारा आर्कटिक महासागर से बह करके उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट यानी लेब्राडोर प्रायद्वीप की ओर जाती है, जो कि एक ठंडी महासागरीय धारा है मेरे भाई। साथ में कुछ और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है गर्म और ठंडी जलधाराओं की पहचान के बारे में। तो मेरे भाई, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं गर्म धाराएं होती हैं। जब इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो गर्म धाराएं होती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण ठंडी धाराएं हैं जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, हम्बोल्ट पेरू धारा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया धारा, वेगवेला धारा, कैनरी धारा और ओसियो धारा। एक कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख ठंडी धाराएं हैं। वहीं गर्म जल धारा की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, कुरोसियो धारा, ब्राजील धारा, मोजाम्बिक धारा, उत्तर दक्षिण विषुवतीय धारा। और मछली पकड़ने के लिए ये धाराएं बहुत प्रमुख होती हैं मेरे भाई। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है ना, वह स्थान मछली पकड़ने के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो है ना, वहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, जैसे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का मिलना वो क्या है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जो मिल रही है। अच्छा, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यह न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है। वहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं ना मेरे भाई, तो वहाँ पे प्लवक पनपते हैं जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है, जिसे मछलियाँ बहुत पसंद करती हैं, जिससे वह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र बनता है। ठीक है ना, जहाँ मछली सबसे ज़्यादा मिलती हैं। कहाँ? जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके मिलती हैं। ठीक है ना। एक उदाहरण लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, सवाल है मेरे भाई,
चिनूक स्थानीय पौने कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में, एंडीज पर्वत पे, रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, साइबेरिया में। तो मेरे भाई चिनूक जो है ना वो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है वहाँ ये पौने चलती हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, चिनूक उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। कैसी हवा है? चिनूक कैसी हवा है? तो गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। इन्हें स्नो ईटर यानी हिम पक्षी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों में वहाँ की जमी हुई बर्फ को तेजी से पिघला देती है, जिससे पशुओं को चरने के लिए मैदान साफ हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे स्नो ईटर कहते हैं, यानी हिम पक्षी कहते हैं मेरे भाई। और जो चिनूक है उत्तरी अमेरिका में चलती है, शुष्क स्थानीय गर्म हवा है, ये ध्यान रखेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी ध्यान रखेंगे कि विश्व की जो प्रमुख स्थानीय पौने हैं जैसे कि फॉन, यह आल्प्स पर्वत यूरोप के उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सिमूम अरब और सहारा मरुस्थल में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी आंधी वाली हवा है। लू भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तरी मैदानों में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जैसे लू पड़ना हम लोग नहीं कहते हैं। वर्जेन यह साइबेरिया, कनाडा, यूएस के टुंड्रा प्रदेशों में चलने वाली अत्यंत ठंडी ध्रुवीय हवा है, बहुत ठंडी ध्रुवीय हवा है, ध्यान रखिए। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर जाने वाली उत्तर पूर्वी हवा, जिसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह वहाँ के उमस भरे मौसम को सुहाना बनाती है, इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हवाएं हैं जो स्थानीय पौने हैं, ठीक है ना, जो आपने जाना। ये सभी आपके एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री जो आपके ज्योग्राफी वाले किताब से लिया गया प्रश्न है मेरे भाई। आपके सीटेड एग्जाम के लिए और बीपीएससी टीआरई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं बड़े ईमानदारी से, खास कर सीटेड के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीपीएससी भी दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बताइएगा ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? बताइए ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में, किस परत में है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें ओजोन परत की तो यह आपके समताप मंडल में है, विकल्प बी सही हो जाता है, ठीक है ना। किस मंडल में है? समताप मंडल में। मेरे भाई ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की समताप मंडल में, समताप परत में है, ध्यान रखिएगा। और विशेषकर यह 15 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। और इसका काम क्या है मेरे भाई? तो यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं, ठीक है ना, यूवी किरणें हैं, उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जो परावैंगनिक किरणें हैं, अगर पृथ्वी पर पहुंच जाए तो हम सभी को स्किन संबंधी और कैंसर संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ जाएगा। तो उस हानिकारक गैस को पृथ्वी तक आने से जो रोकने का काम करता है वह है ओजोन परत। और ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है साथियों। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये जानिए कि ओजोन परत जो है ना वो 15 से लेकर, समताप मंडल जो है वह 15 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है ना। पृथ्वी से 15 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, बहुत ध्यान से समझिए। पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, बारिश का आना, ओला का पड़ना, हवा का चलना, बादल का लगना, जितनी भी मौसम में घटनाएं होती हैं, कोहरा का पड़ना, जो भी मौसम संबंधी XYZ जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल में मेरे भाई ओजोन परत पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, फिर उसके ऊपर है समताप मंडल जहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। और मेरे भाई ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो इकाई होती है उसे हम डॉप्सन कहते हैं, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। हर साल पूछा गया प्रश्न है, हर बार पूछा गया ये प्रश्न है। ये आपके ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है, एनसीईआरटी की किताबों से। मेरे भाई ओजोन की मापने की जो इकाई होती है उसे डॉप्सन कहते हैं,
अभी आप जान लीजिए कि ओजोन क्षरण हो रहा है। कहाँ पे? ओजोन परत में क्षरण। क्षरण का मतलब होता है छिद्र होना, छेद होना। साथियों, इसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है ना, वो CFCS गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। मेरे भाई, ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है, जो छिद्र हो रहा है, उसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है ना? अच्छा, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है मेरे भाई, वो रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशनर से जो है आपका ज़्यादा निकलता है। यानी AC जो होता है ना मेरे भाई, AC है, फ्रिज है, जो भी, जहाँ भी मौसम को ठंडा कर दे, ऐसा यंत्र उपकरण जो मौसम को ठंडा कर दे, उनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। जैसे फ्रिज में आप रखते हैं तो फ्रिज के भीतर ठंडा रहता है, वहाँ के मौसम को ठंडा रखता है, तो वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा। AC आपके रूम को, आपके उस स्थान को ठंडा रखती है, तो AC से निकलने वाला जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो जो भी, अच्छा, अभी ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्रिज और आपके AC की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे भाई, वो ओजोन क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार है। साथियों, ध्यान रखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यह 1987 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये बैठक हुई थी, ये प्रोटोकॉल हुआ था। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है ना? अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। कब हुआ मेरे भाई? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए मेरे भाई, हर साल प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कमेंट करके जरा बताइए तो क्या एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। मेरे भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये क्लास को यहीं छोड़ दीजिए और आप वहां जाके पढ़िए जो इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा हो। ठीक है ना? देखिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई। सवाल पूछा जाए, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 15 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच। मेरे भाई, सवाल ये पूछा जाए, मौसम की घटनाएं कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में। सवाल ये पूछा जाए कि ओजोन परत को मापने की, ओजोन मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको डॉप्सन कहते हैं। ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सवाल ये पूछा जाए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन उपकरण उत्सर्जित करता है? तो मेरे भाई, AC, फ्रिज, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करते हैं। सवाल अगर ये पूछा जाए कि आपका ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। साथियों, सवाल ये पूछा जाए कि ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को। अगर सवाल ये पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, तो मेरे भाई 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर को ही, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया था। इसलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए वायुमंडल की प्रमुख परतों को हम समझ लें कि कौन कौन से वायुमंडल में परत है मेरे भाई। जो सबसे पहले जो परत है वह है क्षोभ मंडल, जहां मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं होती हैं। हमने आपको बताया, बारिश का आना, आंधी आना, बादल आना, जितने भी मौसम की घटनाएं हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। मध्य मंडल में मेरे भाई, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जिसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसे हम मध्य मंडल कहते हैं। वहीं आयन मंडल की बात करें तो यह रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। ठीक है ना? आयन मंडल यह रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस से परावर्तित करती है। जैसे हम सुन पा रहे हैं रेडियो या TV या मोबाइल फोन, हम बातचीत जो कर रहे हैं, तो यह तरंगों को वापस से पृथ्वी पर क्या करती है? परावर्तित कर देती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। 6 मंडल हैं।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। 5 है, सॉरी 5 है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ध्यान रखिए, क्षोभ मंडल मौसम की घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत और हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त परत है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ मौसम शांत हवाएं शांत रहती हैं, इसलिए जहाज उड़ने के लिए भी वो सबसे उपयुक्त मंडल होता है। जहाँ और ओजोन परत भी उसी मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल, यह अंतरिक्ष में यहाँ उल्कापिंड आते हैं तो इतनी ठंडी है कि जल के गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आयन मंडल, यहाँ रेडियो तरंग वापस परावर्तित होती है पृथ्वी पर, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। हमने कल सवाल आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में, आपने बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया। देखिए मेरे भाई, अगर आप जवाब नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में तो इसका मतलब कि आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हैं, ठीक है। और ऐसे ही लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर दिमाग में बैठता नहीं है कि यार सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा, घाघरा, सरयू, इसे डिस्टर्ब जब हो जाते हैं तब समझ में आता है कि काश मैं उस वक्त कमेंट करता तो बात मेरे दिल और दिमाग हर जगह छप जाता, ठीक है। तो आप कमेंट करिए, इससे क्या होता है आपके दिल और दिमाग में हर जगह बातें छप जाती हैं, ठीक है ना। आगे है मेरे भाई, ध्यान रखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ध्यान रखिए वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। विकल्प सी सही हो जाता है आपका मेरे भाई। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान से समझिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है सुंदरवन डेल्टा। मेरे भाई यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। बात समझ में आ रहा है ना। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है सुंदरवन डेल्टा, और यह सुंदरवन डेल्टा मेरे भाई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। सवाल ये पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो मेरे भाई सुंदरवन डेल्टा है। वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। किससे? जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यही नदी जब आगे बढ़ती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है तो आगे इसका नाम मेघना हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। इस डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक मैंग्रोव वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके नाम से इसका नाम सुंदरवन पड़ा। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। इस डेल्टा क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास स्थल है। बंगाल टाइगर का, ठीक है ना, रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास स्थल है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में घोषित किया है। यह जो सुंदरवन डेल्टा है मेरे भाई, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में लिस्टेड है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अच्छा, नर्मदा और तापी का जिक्र हुआ था, तो ध्यान रखिए विकल्प में तो ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुअरी यानी ज्वरनाद मुख बनाती हैं और भ्रंश घाटी से बहती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? जाके अरब सागर में गिरती हैं। और ये आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं जिसे ज्वरनद मुख कहते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां ये डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा बना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, सवाल ये है कि रबर किस प्रकार की वनस्पति का एक प्रमुख वृक्ष है। जो रबर है वो किस प्रकार की वनस्पति का एक प्रमुख वृक्ष है? क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का यह वृक्ष है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी सदाबहार वन का यह वृक्ष है, या टेंगा वन का, या भूमध्य सागरीय वन का? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं, उसका उदाहरण है यह वृक्ष। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्राकृतिक रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे सदाबहार वन कहा जाता है, उसका यह मूल वृक्ष है। इसके विकास के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके विकास के लिए यानी रबर के पेड़ के लिए मेरे भाई 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए और भारी वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए।
रबड़ का जो पेड़ है ना, यह सदाबहार वन का वृक्ष है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का वृक्ष है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, तब जाके ये पेड़ तैयार होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप इससे संबंधित। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह केरल है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। और विश्व स्तर पे अगर हम बात करें मेरे भाई, तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अगर मानसूनी वन की हम बात करें तो इन वनों के पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में यही वन पाए जाते हैं, जैसे सागौन, सखुआ, साल, शीशम, महुआ, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है, जिसे मानसूनी वन कहते हैं। मेरे भाई अगर टेंगा वन की हम बात करें तो इसके लिए उच्च अक्षांशों में ये वन टेंगा वन होते हैं, जैसे साइबेरिया, कनाडा में पाए जाने वाले शंकुधारी वन है, जिसमें चीड़, ठीक है ना, फर और फ्रूट्स जैसे वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आपने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ा, आपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे सदाबहार वन कहते हैं आपने उसे जाना, टेंगा वन आपने जाना, मानसूनी वन आपने जाना। ये महत्वपूर्ण बात आप नोट कर लीजिए, कहीं अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार में ना समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए। इसलिए मत जाइए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, बताइएगा। प्रश्न है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का इसमें से कौन सा फसल उदाहरण है? क्या गेहूं है, चना है, सरसों है, चावल है? मेरे भाई अगर खरीफ फसल की बात करें तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी चावल जो है वो खरीफ के फसल का उदाहरण है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम चावल की यानी धान की बात कर रहे हैं तो यह एक प्रमुख खरीफ फसल है। खरीफ फसलें मानसून के आगमन पर यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास काट ली जाती हैं। अभी जून चल रहा है और आप देख रहे होंगे, आप जहाँ भी हैं आपके आसपास में धान की रोपाई, धान की बुआई चल रही होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह जून जुलाई में बोई जाती है। जब मानसून आता है, मानसून का आगमन होता है, बारिश होने लगता है, तो उसी मौसम में यानी जून जुलाई में इसे बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के आसपास इसे काट लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे ध्यान रखिए। अगर हम प्रमुख खरीफ के फसलों की बात करें तो मेरे भाई चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, जूट है, मूंगफली है, सोयाबीन है, गन्ना है, ये सभी खरीफ फसल हैं। अगर वहीं हम रबी की फसल की बात करें तो मेरे भाई इन्हें सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं उनमें गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, मसूर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। साथियों वहीं अगर हम जायद के फसल की बात करें तो यह रबी और खरीफ के बीच की गर्मी की फसलें हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, जैसे चारा फसलें हैं, ये सभी जायद फसलें हैं। तो मेरे भाई ये सभी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है आपके सामने कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? बताइए, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? देखिए मेरे भाई, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो यह अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टानों की परतों के बीच पाई जाती है, क्योंकि इनका निर्माण लाखों वर्षों तक दबे हुए जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेषों के अपघटन से होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम चट्टानों के प्रकारों की बात करें तो ध्यान रखिए मेरे भाई, आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण पिघलते हुए मैग्मा या लावा के ठंडे होने से होता है। इसके उदाहरण अगर हम बताएं तो इसके उदाहरण हैं जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है ना, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं और इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनमें खनिज तेल नहीं मिलता, लेकिन धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, तांबा प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं। साथियों, सवाल पूछा जाए कि ग्रेनाइट
किस चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। सवाल ये पूछा जाए कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन से हैं? तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट। साथियों, आग्नेय चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो ये प्राथमिक चट्टान है। साथियों, आग्नेय चट्टान में कौन सी खनिज तत्व धातुएं मिलती हैं? तो इसमें यह सभी इसमें धात्विक खनिज मिलता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, यही सब मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कायांतरित चट्टान की, जिन्हें हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर बनना, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट बनना, ठीक है ना। ध्यान रखिए, देखिए इसको समझिए, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, ठीक है ना, जब अत्यधिक ताप पड़ता है और दाब पड़ता है तो आग्नेय या अवसादी चट्टान का रूप बदल जाता है, ठीक है, और रूप बदल के चूना पत्थर का संगमरमर बन जाना हो या बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट बनना, ठीक है ना। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र अगर पूछा जाए तो असम के डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र है और गुजरात के अंकलेश्वर में है, मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में है, असम के डिगबोई में है। ये भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आपके सामने बताइएगा। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है, ये ध्यान रखें। अगर वहीं हम बात करें सर्वोच्च शिखर की, तो एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एकांकागुआ, ठीक है ना। कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में स्थित है और यह एशिया से बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला में ओजोस डेल सलाडो, जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, वह स्थित है। कौन सा? ओजोस डेल सालाडो, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं अगर एशिया की हम बात करें मेरे भाई, तो एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वह हिमालय है, हिमालय स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर, अगर इसके सर्वोच्च हिमालय के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट इसके सर्वोच्च शिखर हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसके प्रमुख शिखर की बात करें, सबसे ऊंचे शिखर की, तो माउंट मैककिनली है, माउंट मैककिनली और डिनाली यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। वहीं यूरोप की बात करें तो आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें सबसे ऊंचा शिखर जो है वह माउंट ब्लॉक है, जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, ठीक है ना। देखिए, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आल्प्स पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लॉक, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा, उसकी सबसे ऊंची शिखर की बात करें तो माउंट मैककिनली, डिनाली। एशिया की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय और उनमें सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। वहीं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो है ओजोस डेल सालाडो। ध्यान रखिए, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि ज्वालामुखी से निकलने वाले सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो सबसे प्रचुर गैस है उसका नाम जलवाष्प है। विकल्प सी सही हो जाता है। ध्यान रखिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान धरती के भीतर से निकलने वाली गैस और वाष्प में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 60% से लेकर के 90% तक होती है। कुछ
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए मेरे भाई, जलवाष्प के बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली अन्य प्रमुख गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन शामिल है। ठीक है ना। जलवाष्प के बाद ज्वालामुखी में देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक तो जलवाष्प गैस निकलता है 60% से लेकर के 90% तक। अब जो बाकी जो इसके अलावा भी जो गैस निकलते हैं उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। ठीक है ना। वहीं मेरे भाई वहीं अगर हम मैग्मा और लावा की बात करें तो लावा और मैग्मा जब तक पिघलता हुआ चट्टानी पदार्थ, ध्यान रखिए, पिघलता हुआ चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वह धरातल पर बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा और मैग्मा समझ गए। जब तक चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है, जब तक पिघलता हुआ चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वह धरातल पर बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को प्रशांत महासागरीय पेटी या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप आते हैं यहीं पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है, बताइए। चौड़ी पत्ती वाले पेड़, शंकुधारी वृक्ष, कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस, घास के मैदान। मेरे भाई विकल्प सी सही हो जाएगा। कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस मरुस्थल में ज़्यादा पाए जाते हैं, यही वनस्पतियाँ। ध्यान रखिए, मरुस्थलीय जो है अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए वनस्पति अनुकूल होती है। यहाँ मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियाँ, नागफनी जिसे कैक्टस कहते हैं, बबूल और खजूर जैसे पौधे पाए जाते हैं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, आप उसे जान लीजिए। इन पौधों की जो विशेषता है ना, पौधों की पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। इससे ऐसा क्यों होता है? इसलिए ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि पानी की वहाँ बहुत कमी है। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है जो पानी की तलाश में गहराई तक जाती हैं, और तना गूदेदार होता है जो पानी संचित करता है। इसे मरोद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए, मरोद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं, जेड होगा यहाँ। ठीक है ना, जीरोफाइट्स या अच्छा, जीरोफाइट्स का मतलब होता है मरुस्थलीय पौधे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। साथियों, विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, आइए हम उनको जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल यह अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है मेरे भाई? अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है, जो शीत मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है मेरे भाई? दक्षिण अमेरिका में है। चिली दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, ध्यान रखिएगा। और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पूछे, थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ठीक है ना। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान चिली। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न ये कर रहा है कि टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं, बताइए। टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? क्या हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर या कैरिबियन सागर में? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, प्रशांत महासागर, जापान और चीन सागर में। ठीक है ना। प्रशांत महासागर में टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, विशेषकर चीन सागर, फिलीपींस और जापान के आसपास के क्षेत्रों में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, उसको टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? टाइफून कहा जाता है। आगे ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों के नाम है जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो चक्रवात हैं उनको किस नाम से जानते हैं। आइए हम उसको एक बार देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। तो चक्रवात जो है ना, साइक्लोन, यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर, भारत के आसपास क्षेत्रों में आने वाले को चक्रवात कहते हैं। वहीं चक्रवात
वहीं अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के तट पे जो आता है ना, उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। देखिए, चक्रवात ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जिसको हम भारत में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उठने वाले जो साइक्लोन हैं, जिनको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं मेरे भाई, वहीं पे अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के तट पर जब आता है तो इसको हरिकेन कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब ये आता है तो उसे बीली बीली कहते हैं। वहीं चीन सागर और प्रशांत महासागर में जब ये आता है तो इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी घाटी में आने वाला अत्यंत जो विनाशकारी बवंडर है उसको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? टॉर्नेडो के नाम से। तो भारत में इस महासागर में आने वाला जो बवंडर है भारत में चक्रवात के नाम से, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में बीली बीली के नाम से, चीन सागर प्रशांत सागर में टाइफून के नाम से, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी घाटी में टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, गल्फ स्ट्रीम धारा की प्रकृति कैसी है? क्या यह ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, तटस्थ जलधारा है या मौसमी धारा है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि यह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ध्यान रखिए, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की बहुत शक्तिशाली, तेज और गर्म महासागरीय जलधारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से शुरू होकर उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट से होते हुए यूरोप के पश्चिम तट पर प्रवाहित होती है। साथियों ध्यान रखिएगा, यूरोप का कंबल कहा जाता है किसको? गल्फ स्ट्रीम के गर्म पानी के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह जैसे नॉर्वे का तट सर्दियों में भी जमता नहीं है, इसीलिए इसको हम यूरोप का कंबल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम के गर्म पानी के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम का जो यूरोप का बंदरगाह है जैसे कि नॉर्वे का तट, सर्दी में भी वो जमता नहीं है, बर्फ़ नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म जलधारा वहाँ बहती है। इसीलिए इस गर्म जलधारे को यानी गल्फ स्ट्रीम को हम यूरोप का कंबल कहते हैं। साथियों ध्यान रखिए, न्यू फाउंडलैंड के पास जब गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तर से आने वाली लेब्राडोर की धारा से मिलती है तो वहाँ घना कोहरा और प्लवक उत्पन्न होते हैं, जिसे ग्रैंड बैंक नामक दुनिया का सबसे समृद्ध मत्स्य पालन क्षेत्र बनाता है। ग्रैंड बैंक कहाँ बनता है? जब गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जब दोनों आकर के वहाँ मिलती है तो ग्रैंड बैंक बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र बनता है, फिशिंग ग्राउंड बनता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। इस बार सीटेट को आर पार कर देना है। बाकी हमारे तरफ से जो भी प्रयास होगा आपके लिए हम करते रहेंगे एसएसटी में 55+ नंबर लाने के लिए। मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।